किडनी स्टोन, किडनी में जो स्टोन है उसके लिए मैं आपको आज जो सबसे मतलब सिंपल वाला है ना, दवाइयों से तो चलो जो होगा होगा ही। किडनी में स्टोन क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें क्या कुछ करना चाहिए, वो हम बाद में जब हम किडनी से संबंधित उस तरह की चिकित्सा में हम जब मूत्रवाह स्रोतस की बात करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आज चूंकि विजय जी बहुत दिनों से कह रहे हैं, आज मैं किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन इन दोनों के बारे में बताऊंगा। गॉल ब्लैडर स्टोन में तो मेरा बहुत, मैंने 6-7 लोगों के स्टोन निकाल चुका हूँ, अभी भी मेरा किसी के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। और मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत जबरदस्त है। और थ्योरी मेरे जो सूत्र है ना वो मेरे हाथ में आ गया है। चलो पहले किडनी वाला नोट कर लो। किडनी में स्टोन है और पेट में दर्द हो रहा है, और आपने देखा कि इसके बहुत ज्यादा पित्त तो बड़ा नहीं है, मतलब पित्त नहीं ही बढ़ा हुआ। तो ज्यादातर ये होता है पित्त अगर बढ़ता है और किडनी में स्टोन होता है तो उसके यूरिन में जलन होती है ना, यूटीआई वगैरह होने का संभावना होता है। और क्या हो सकता है, पैरों में जलन हो सकती है, उसके मुंह जो है सूख जाता है, अथवा मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये 2-3 सिम्टम्स पित्त के बढ़ने का साइन होता है। पैरों में जलन होना, यूरिन में जलन होना, जरा सा भी कोई स्पाइसी वगैरह कुछ खाए तो उससे मल द्वार में भी जलन के साथ मल प्रवृत्ति होना, यूरिन में जलन होना, येलो कलर का यूरिन आना, और पेट में हल्का हल्का जलन होना, या पेट में कुछ गैस वगैरह बनना उस तरह से, और पसीना ज्यादा आना। ये कुछ ऐसे साइन है जो कि पित्त बढ़ने पर अक्सर दिखता है। हालांकि उसमें भी जब हम पित्त के गुणों के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो द्रव गुण बढ़ने से पसीना ज्यादा आएगा। द्रव गुण प्रधान पित्त बढ़ने से, द्रव गुण प्रधान पित्त बढ़ने से क्या क्या आएगा, पसीना ज्यादा आएगा। और द्रव गुण प्रधान पित्त बढ़ने से अंदर ही अंदर चिपचिपा। गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता उस लेवल में, रोना शुरू कर देता है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन वो आंखों से आंसू आएगा, शरीर में मतलब ये सारी चीजें होंगी। और जो रुक्ष गुण से पित्त बढ़ता है वो गुस्सा इतना आएगा, भड़ास ब्लास्ट हो जाएगा, तेरी ऐसी तैसी शुरू हो जाएगा। रुक्ष गुण से पित्त, रुक्ष गुण से पित्त बढ़ता है तो धूप के सामने जाने से उसकी आंखों में एक विशेष तरह का जलन होगा, और आंखें खुलती नहीं, मतलब जलन मतलब आंखें खुलती नहीं। द्रवगुण से पित्त बढ़ा है तो आंखें लाल थोड़ा होता है। और रुक्ष गुण से पित्त बढ़ता है तो जब धूप के सामने जाते हो तो पहली बार जैसे आप मकान के अंदर से बाहर गए ना, बहुत तीखी धूप है, तो आंखें ऑटोमेटिकली ऐसा करने लग जाएगा, मतलब ऐसा करे, धूप का डायरेक्ट किरण उसके आंखों को प्रॉब्लम करता है। तो ये इस तरह से आपने देखना है, द्रव से बड़ा है तो क्या है, क्या करना है, कैसा है सिम्टम्स, और रुक्ष से बड़ा है। द्रव का संबंध जल महाभूत से है, पित्त के, और रुक्ष का संबंध अग्नि महाभूत से है, और अग्नि का संबंध वायु से है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि रुक्ष गुण से अगर पित्त बड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं वायु का भी अनुबंध होता है। अगर द्रव से पित्त बड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं कफ का भी अनुबंध होता है ना, क्योंकि महाभूत है भैया, कहीं ना कहीं जाकर के वो मिक्स तो हो ही जाता है। इतना समझ में आया जो मैंने अभी कहा। चलिए, अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त बड़ा है, तो दीपन की अगर उसके मतलब पेट में दर्द हो रही है, मतलब स्टोन में पेन हो रहा है तो आपने शिवाक्षार नहीं देना है, शिवाक्षार पाचन चूर्ण। अदरवाइज पित्त तो बढ़ा नहीं है और किडनी जो है वायु या कफ की वजह से हो रहा है, तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण जो है बहुत अच्छा उसके पेट दर्द इसमें बहुत अच्छा काम करता है। शिवाक्षार पाचन चूर्ण सुबह शाम 2 या 3 ग्राम या 2 ग्राम रोगी के हिसाब से थोड़ा एरंड तेल के साथ उसको दिया जाए, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, तो निश्चित तौर पर उसके उस दर्द में
दर्द को ये ठीक करता है। दर्द ठीक करने के लिए हालांकि और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, अभी मेरा फोकस पंचकर्म करके किडनी के स्टोन को निकालने के लिए, क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, सर बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, क्या करें। तो आप दवाई दोगे तो दवाई तो उस व्यक्ति के धीरे धीरे असर करेगा ना, और स्टोन काफी बड़ा है, डॉक्टर ने कहा है कि इमीडिएटली उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में है भैया वस्ती चिकित्सा, और वस्ती बहुत सॉलिड काम करता है हर क्रोनिक कंडीशन में। तो आपने क्या करना है, रोगी में ये देखना है कि रोगी आम अवस्था में नहीं है, अगर है तो निराम करना है, यानी आम पाचन करने वाली दवाई देना है। सीधी सी बात है, पित्त है तो पित्त पाचक देना है, कफ है तो कफ पाचक देना है, वायु है तो वायु पाचक देना है। कफ में क्या है, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, पंचकोल चूर्ण हो गया, है ना, और आपका पंचतिक्त कषाय हो गया, ये कफ के लिए। वायु है तो हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, लवण वासवर हो गया, शिवक्षार पाचन चूर्ण हो गया, ये वायु में ज्यादातर काम करता है ना। तो इस तरह से जैसे शंखवटी हो गया, शंखवटी लवण भी है उसमें, तो इसीलिए वायु जो है होता है ना, वो मधुर अम्ल लवण इन तीनों रस जो होता है वो वात सामक वायु को शमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वात की प्रवृत्ति ज्यादा है तो आपने लवण रस प्रदान, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सारी चीजें देना है। उसका वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है या कफ भी बढ़ा हुआ है, लेकिन शरीर थोड़ा सा ना दुर्बल हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, रसायन की जरूरत है, तो आप शिवागुटी का उसको दे सकते हो। और भी बहुत सारी दवाइयां मेरे वेबसाइट में जाके आप लिखो कि पत्थरी इतने लिख लो, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में क्या क्या दवाई दिया जाना चाहिए, सारा वहां पर मेंशन किया हुआ है। दीपन होना करना है कि नहीं करना उसको देखना है, पाचन की जरूरत है क्या, अगर है तो करना है। ये सारी चीजें ना पहले से दिमाग में लेके नहीं बैठना है कि कोई भी रोगी आ गया कुछ भी है तो पहले दीपन ही कर दो, चलो फिर उसके बाद पाचन करो। तो ये देखना है कि उसके शरीर की अग्नि कैसी है। अगला बोलता है सर भूख तो अच्छी लगती है लेकिन खाना खाने के बाद दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब दीपन तो है बट पाचन नहीं हो रहा है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर भूख ही नहीं लगती, पेट भरा भरा लगता है, भारी भारी लगता है, खाने का मन नहीं करता, इसका मतलब दीपन भी करना। तो उसकी कंडीशन क्या है, किस अवस्था में, किस अवस्था में मेरे पास रोगी आया है, नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, शरीर, आंख, ये सारी चीजें देख करके आपने डिसाइड करना है। तो लेकिन पंचकर्म का दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, ये जो है ना हमारा चिकित्सा का क्रम यही होना चाहिए। ठीक है, दीपन की जरूरत हो तो दीपन करना है, और दीपन में अगर कफ है तो त्रिकटु ही दे दो, क्योंकि जब हमने पकड़ लिया कफ को। वैसे अगर चूंकि किडनी है, किडनी में पथरी है और हमें दीपन करने की जरूरत है, तो ऐसा दवाई ढूंढो जो कि मूत्र व स्रोतस तक जाता होगा, अनुलोमन करता होगा, यूरिन को बाहर निकालता होगा, किडनी की सफाई करता होगा। तो क्या हो सकता है ऐसा, तो जैसे चंद्र प्रभावटी हो गया, कफवात में दीपन भी है, अनुलोमन भी है, मूत्रल भी है। अगर पित्त है तो पंच तृणमूल हो गया, तो वो जो है अनुलोमन भी है और ये भी करता है। शिवक्षार पाचन चूर्ण जो है वो मूत्रल भी है, मल को भी साफ करता है, हिंगवाष्टक चूर्ण मल को भी साफ करता है। तो देखना है कि दीपन और अनुलोमन दोनों, क्योंकि ज्यादातर स्टोन जो होता है, स्टोन जो है ना वो गुल्म का एक स्वरूप है, ये ध्यान देना है। क्या है, गुल्म। गुल्म चिकित्सा प्रकरण में अगर हम जाकर के अच्छी तरह से देखते हैं तो वहां हमें चीज, चलो एनीवे वो अलग बात है, उसको हम पढ़ते। अभी हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आ गया, बोलता है सर ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते बट मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आपने दीपन पाचन करने के बाद एक अनुलोमन करने वाली कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो, या एक विरेचन कर लो, समथिंग ऐसा कुछ कर लो। मतलब उदावर्त के ऊपर काम करो। उदावर्त नहीं है, दीपन हो गया, पाचन हो गया, और अभी उदावर्त नहीं है, तब आपने क्या करना है, नोट कर लो, सैंधवादी तेल से किडनी के जो पॉइंट है उसके आसपास में अच्छी तरह से स्नेहन करना है, पहले खूब मसाज करना है। ठीक है, उसके बाद
खूब अच्छी तरह से मसाज करने के बाद कम से कम भी आधा 45 मिनट तक मसाज करने के बाद थोड़ा सा सेंधावती तेल को गर्म कर लेना। उसके बाद स्वेदन करना है। तो एक कुकर में आपने डालना है 10 मूल क्वाथ। ऊपर से पानी डाल दो, ढक्कन लगा लो। उसके ऊपर जो स्वेदन पेटिका है, नाड़ी स्वेद बोलते हैं इसको, तो नाड़ी स्वेद में 10 मूल डालिए, पानी डालिए, स्टीम निकलेगा। उससे आप प्रॉपर तरीका से उसके लोअर बैक का जो एरिया है ना, वहां पर हिप में, पेट में, नाभि के लेफ्ट राइट साइड में जहां किडनी है, दोनों साइड में आपने अच्छी तरह से स्टीम करना है, खूब जबरदस्त। उसके बाद आपने वस्ती देना है। तो वस्ती पहले आपने बढ़िया सा स्टीम दे दो, मसाज करो, स्टीम दे दो। फिर उसको ना कुछ खाने के लिए दे दो। खाने के लिए मतलब आप उसको उसके पसंद का कोई भी ऐसी चीजें, मतलब अगर कुछ नहीं मिले तो उसको आप बिस्कुट के साथ चाय दे दो या दूध दे दो, मतलब दोषों के हिसाब से। वो अगर वायु है तो दूध के साथ बिस्कुट दे दो, मतलब कुछ भी उसको थोड़ा सा खाने के लिए देना है। वैसे जो मात्रा बचती है वो खाना खाने के बाद दिया जाता है। अब आपके पास पेशेंट आया दोपहर को, तो खाना खाने का तो टाइम उसका पता नहीं कब है, सुबह 9 बजे खाया होगा, लेकिन इतना है कि मात्रा बस्ती खाना खाने के तुरंत बाद दिया जाता है। और भर पेट भोजन भी करना नहीं है, आधा भोजन करना है। मतलब अगर वो रोटी भी खाता है, मान लो आपके घर पे कोई पेशेंट है और उसको स्टोन हो गया है किडनी में, बहुत ज्यादा पेनफुल, मतलब उसको ऐसी कंडीशन है, तो आपने क्या करना है, उसको भोजन अगर देना है तो वात समन करने वाला उस तरह का भोजन देना है अपने। और भोजन आपने अल्प मात्रा में, मतलब कि थोड़ा कम देना है। अगर वो 4 रोटी खाता होगा, 2 रोटी देना है। उसके बाद तुरंत हाथ धो करके पहले ही उसका स्वेदन वगैरह कर लेना, अभ्यंग स्वेदन करके गर्मा गर्म भोजन खिला दो, बेड में लेटा दो। और लेटा करके आपने उसमें एक तेल आता है, उसका नाम है सहचरादि तेल, ये 30 ml डालना है। और एरंड तेल 20 ml डालना है, तो 50 ml हो गया। हालांकि ये रोगी की अवस्था भी यहाँ डिसाइड करता है, रोगी में क्या अवस्था है, उसका उम्र, एज क्या है, ये सारी चीजें विचार करना है। मतलब यहाँ पर आपने ज्यादातर मेरा पसंदीदा जो तेल है सहचरादि तेल और एरंड यानी कैस्टर्ड ऑयल। कैस्टर्ड ऑयल को भी आपने सिद्ध करना है पहले। एक ही बार कर लो, 2-3 लीटर कैस्टर्ड ऑयल बाजार से लेके आओ बढ़िया सा। उसके बाद उसको आपको कुछ कुछ जड़ी बूटियां डाल दो, मतलब उसका जैसे दारू हरिद्रा हो गया, और गिलोय हो गया, दालचीनी हो गया, देवदार के पत्ते हो गए, ऐसे ऐसे कुछ जो खुशबूदार जो वनस्पति है उसके जड़ी बूटियां, बच हो गया, ऐसे कुछ के काढ़ा बना लो। उस काढ़ा में तेल डालो और उन्हीं पाउडर का थोड़ा सा पानी में डाल करके कल का बना लो, कल का भी उसमें डालो और उसको पका लो। धीरे धीरे पक जाएगा, तेल को बाद में छान लो, सिद्ध हो जाएगा। अब ये तेल आप संभाल के रख लो, जहाँ भी किसी रोगी को देना है, बस्ती देना है, तो ये जो तेल है ना वो हार्मफुल नहीं करेगा। तो इसमें करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तेल को, मान लो आपने 2 या 3 लीटर तेल ले आए, तो लोहे के कढ़ाई में डाल करके खूब उबालना है। शास्त्र बोलता है उतना उबालना है जितने से कि आपने कोई एक नीम का पत्ता, कोई भी ऐसा पत्ता उसमें डालो, तो पत्ता डालते ही ढुर करके उसमें से, जैसे पकौड़ा डालते वक्त कैसा आवाज आता है ढुर करके, ऐसे आवाज आना चाहिए पत्ते डालने से। तो समझ लो कितना जलाना चाहिए। उसके बाद अब देखते होंगे जो हलवाई वाले हैं ना, जो पुराने पुराने जो होते थे, सब्जी पकाते वक्त बहुत ज्यादा तेल डालते थे, काफी देर के बाद थोड़ा पानी का छिड़का मारते थे। यह भी मूर्छना का एक व्यवस्था है, एक तरीका है। यानी उनको भी पता है कि मूर्छना करने से उसके ऊपर का जो दोष है, वो दोष क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, दोष नष्ट हो जाता है। उस तरह से तेल तैयार कर लो। तो 30 ml सहचरादी तेल, 20 ml उस तरह से किया हुआ शुद्ध एरंड तेल, इन दोनों को डालना है। भोजन के बाद आपने अभ्यंग और स्वेदन सारे चीज करने के बाद बस्ती देना है। बस्ती देने के बाद रोगी को लेटा लेटा के रखना है, उड़ूक ऐसा बैठा करके या लेटा करके बैठे रहना है कम से कम आधा घंटे तक। लेटिन आ जाए तो कोई बात
मात्रा बस्ती। उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ये मात्रा बस्ती कम से कम भी आप लगा लो 3 दिन तक मात्रा बस्ती दे दो। हालांकि ये डे भी डिसाइड होता है, किसी किसी को पहले दिन निरुआ बस्ती दिया जा सकता है। मतलब किसी का उदावर्त अधिक मात्रा में बलवान है, मल प्रवृत्ति प्रॉपर नहीं हो रहा है, या ऐसे कुछ शरीर में थोड़े से आम बचा हुआ है, तो पहले दशमूल जो क्वाथ है और वरुणादि क्वाथ, इन दोनों का मिला करके काढ़ा तैयार कर लो और उस काढ़े का बस्ती दे दो, जैसे नीरुआ बस्ती विधि से देना है। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ उसको कैसे तैयार करना है नीरुआ बस्ती, वो हम बाद में बस्ती प्रकरण में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं जस्ट मोटा मोटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अनुलोमन करेगा, मूत्र और श्रोतस में भी काम करेगा, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ दशमूल का काढ़ा और त्रिफला, दशमूल और त्रिफला डालो और पानी में डाल के उसको उबालो, काढ़ा बन जाएगा। रोगी के हिसाब से 200, 300, 400, 500 ml तक भी आप दे सकते हो। ये निरुआ बस्ती, पहले दिन निरुआ बस्ती दिया। निरुआ बस्ती भोजन करने से पहले देना है, और तेल वाली अनुवासन बस्ती भोजन करने के बाद देना है, भाई ये ध्यान देना। तो पहले दिन आपने निरुआ बस्ती दिया, अब दूसरे दिन आप ये मात्रा बस्ती देना है भोजन के बाद 50-50 ml। पहले दिन 50 ml दे दो, दूसरे दिन 70 ml दे दो, या 100 ml भी दे सकते हो, रोगी के हिसाब से 3 दिन तक देना है। या ये भी कर सकते हो, पहले दिन 50 ml, दूसरे दिन 70 ml, तीसरे दिन 100 ml भी ऐसा कर सकते हो। 3 दिन तक ये बस्ती देते ही उसके पेन में आराम मिल जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे दवाइयाँ भी दे दो जो कि पेन किलर के रूप में काम करे, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, निरूहा बस्ती तैयार करना है। अब ये एक झटके में उसके सारे स्टोन को बाहर निकालने में तैयार है। नोट करिए जरा, पंच तृणमूल, पंच तृणमूल निरूहा बस्ती बनाना है। ये आपने मात्रा बस्ती देने के चौथे दिन निरूहा बस्ती खाली पेट देना है, खाली पेट। लेकिन ये बस्ती देने से पहले भी अच्छी तरह से शरीर में अभ्यंग करना है, फुल बॉडी मसाज करा दो और फुल बॉडी स्वेदन कर दो। उसके बाद निरोह पंच तृणमूल, वरुण का छाल, सिग्रु यानी सईजन का छाल, गोखरू, एरंड का जड़, एरंड का जड़, रासना और पुनर्नवा। ये आप बरोबर लेना है, कम से कम भी 100 ग्राम पाउडर, बरोबर करके 100 ग्राम लेना है। इसको 3 लीटर पानी में डाल करके उबालना है। पानी बचेगा 500 ml, तब इसको छानना है। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा कूटना है। 3 लीटर पानी में डाल के उबालना है, उबल उबल करके पानी बचेगा 500 ml। ये आपका काढ़ा तैयार हो गया, कपड़े से छान लेना है इसको। क्वाथ आपका तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, एक अलग सा बर्तन में या खरल में 10 ग्राम सेंधा नमक और शहद, कम से कम भी 50 ml, 50 ml, 10 ग्राम ये 50 ml शहद, दोनों को अच्छी तरह से काफी देर रगड़ते रहो। उसके बाद ऊपर से आपने सहचरादि तेल, एरंड तेल डालना है। ये आपने डालना है 50-50 ml, या दोनों को 50-50 तो ज्यादा हो जाएगा, 50 ml दोनों मिला के कर लेना, आधा आधा। लवणम माक्षिकम
स्नेहम, स्नेहम ये हो गया सचरादी तेल और कलकम, कल्क में आपने डालना है सौंफ का पाउडर। अब इसमें दो एक्स्ट्रा चीज डालना है, श्वेत परपटी, सौंफ जो आपने डालना है, सौंफ का पाउडर कम से कम भी 20 ग्राम। इसको कैसे तैयार करना है कल का, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर, मदन फल पिप्पली का पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है। मदन फल पिप्पली मिलता है तो 1 चम्मच मदन फल पिप्पली और 2 चम्मच सौंफ, इन दोनों को 3 चम्मच हो गया तो 1-2 चम्मच उबला हुआ जो पहले का ये जो काढ़ा है ना, काढ़ा बनते बनते ही उसमें से थोड़ा 2 चम्मच तक लगभग पानी को, उबला हुआ इस काढ़े को निकाल लो और इस पेस्ट में डाल दो, मतलब इस पाउडर में डाल दो, बढ़िया पीस लो और उसको रख लो। वो उधर से काढ़ा उबल रहा है, इधर से आपने कल का बना लिया। कल का हो गया। कल का अब आपने वहां डालना है तेल के बाद लवणम, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम। अब आ गया, आपने डालना है क्वाथ, जो काढ़ा आपने बनाया है ना, यहाँ पर 500 ml बनाया है, लेकिन यहाँ आप काढ़ा डाल दो 400 ml या 350 ml भी आप डाल सकते हो, या 300 ml भी आप डाल सकते हो काढ़ा, क्योंकि ये सारा मिला करके आपने कम से कम 500 ml बनाना है। तो शहद भी आप डाल रहे हो, तेल भी आप 50 ml डाल रहे हो, तो सारा मिला करके आपका 50 ml होना है। तो 50 50 100 तो ये हो गया, तो 400 ml अगर आप काढ़ा डालोगे तो ये चीज बनेगी सही। 400 ml काढ़ा डाल दो, डाल करके अच्छी तरह से मिला लो, मिला करके छान लो कपड़े से। छानने के बाद एनिमा जो पोट है उसके अंदर डाल दो और रोगी को बेड में लेटा दो, बस बन गई जी। उसका जो राइट हैंड है उसको ऐसा करके, राइट हैंड में ऐसा करके उसको लेटा दो, सील ऐसा करके राइट हैंड के नीचे हाथ में होना चाहिए। रोगी को दे दो बस्ती। बस्ती जो है जब जाएगा अंदर तो धीरे धीरे जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप रुट करके डाल दोगे तो तुरंत उसका लेटिन आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो मान लो कि आपने बस्ती दिया, बस्ती देने से पहले उसका बढ़िया सा पहले पेट साफ हुआ होना चाहिए। तो जिस दिन आपने निर्वा देना है, रात में आपने कुछ ऐसा देना है कि आप सुबह उसका बढ़िया पेट साफ हुआ हो, या सुबह भी आप निर्वा बस्ती दे सकते हो खाना खाने से पहले। लेकिन बहुत ज्यादा भूख भी लगी नहीं होना चाहिए, बंदा भूख के वजह से तड़प रहा है, कमजोरी, उसको चक्कर वक्कर आ रहा है और आप निर्वा दे रहे हो तो और गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उसको खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत तेजी से भूख भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके आमा, उसका जो पकवास है, उसका जो मल है पेट का, वो साफ हुआ होना चाहिए, ये बात। नहीं, अगर पेट में मल रहेगा तो जैसे आप डालोगे तो कम से कम भी अभी 50 ml भी अंदर गया नहीं है, तुरंत कहेगा मुझे लेटिन आ रही है, निकल जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। तो पहले बढ़िया पेट साफ हुआ हो तो सही रहता है। तो कुछ लोग तो क्या भी करते हैं, मैंने देखा, अब वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक बात है, कि बाजार में मिलता है एनिमा किट, मिलता है ना, कम से कम 60 ml तक उसके अंदर लिक्विड होता है। पहले वो एनिमा किट दे देते हैं और उसको देने से अंदर का मल जो है बाहर निकलता है, लेटिन आ जाएगा उसको लगाने से। लेटिन आने के बाद थोड़ी देर में फिर उसको ये नीरुआ बस्ती देते हैं, लेकिन तब नीरुआ बस्ती कैसे देना है, ड्रॉप ड्रॉप करके अंदर जाएगा, मतलब ऊपर लटका दो एनिमा किट, और वो जो काढ़ा है बढ़िया सा छना हुआ होना चाहिए, बढ़िया सा छना हुआ काढ़ा हो, ड्रॉप ड्रॉप करके वो अंदर जा रहा है। तो उसमें कम से कम आपका अच्छा, मतलब लगा लो कि 15 मिनट लगे उसको अंदर जाने में, 10-15 मिनट लगे, उस तरह से अंदर डाल दो। उसके बाद रोगी को फिर दोबारा लेटिन आएगा, क्योंकि 5 देखो बस्ती में ना एक चीज है, सेंधा नमक अगर कम पड़ता है और बस्ती जो दिया गया जो दवाई है उसका लिक्विड, नीरुआ बस्ती की बात कर रहा हूँ, सेंधा नमक नहीं डालोगे या कम डालोगे और
जो काढ़ा है उसका मात्रा कम होगा तो बस्ती नहीं आएगी, पुनरावर्तन नहीं होगा, यानी मल द्वार से पेट साफ नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा। और निरुआ बस्ती में ना बाहर आना जरूरी है। अगर आप ज्यादा दोगे, अब इसमें अपवाद क्या है, नमक ज्यादा डालोगे, सेंधा नमक ज्यादा मतलब 10 ml 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम तक आप डाल सकते हो। अगर वायु ज्यादा है तो 15 ग्राम तक डालने में भी जरूरत मतलब दिक्कत नहीं है। सेंधा नमक थोड़ा उस मात्रा में डालो बढ़िया सा। और काढ़ा जो है आपका कम से कम 500 ml तक काढ़ा हो, तो ये तुरंत फिर उसका मल को प्रवृत्त, क्योंकि उसका जो कोष्ठ है वो कोष्ठ भर जाता है, तो फिर शरीर का मैकेनिज्म उसको पुश करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो निरुआ बस्ती हमेशा बाहर निकलना चाहिए। जैसे बस्ती दिया तुरंत बाहर आ गया, तब तो कोई बात ही हुई नहीं है। अभी आपका बस्ती पूरा गया भी नहीं है और तुरंत आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा बस्ती को बना करके उसको देना है, ठीक है। उसका पैसे थोड़ा ज्यादा ले लो। ये हो गया आपका किडनी स्टोन का। तो इस विधि से अगर आप करोगे, एक ही बस्ती, एक का मतलब है एक क्रम में दिया हुआ बस्ती, पहले 3 दिन वो दिया, फिर ये चौथे दिन दिया, फिर उधर 2 दिन तक आपको तेल की बस्ती दे दो। मतलब वो अवस्था देख करके कि कौन से बस्ती ज्यादा दिया जाना चाहिए, शरीर में रुक्षता ज्यादा है, वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो तेल की बस्ती 2 दिन या 3 दिन 4 दिन तक भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से 8 दिन तक ऐसा करके आप बस्ती दे दो, उसके स्टोन का कोई पता ही नहीं चलेगा। पहले दिन की नीरो से ही उसका बस्ती खत्म, उसके स्टोन खत्म, बाहर आ जाएगा। और पहले 3 दिन, फिर एक चौथा, फिर एक निरुआ बस्ती के बाद दूसरे दिन एक तेल की बस्ती दे दो, सामान्य सा, बस बन गई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जो बस्ती है ना, उसके सिद्धांत शास्त्र ने एक तरह से बताया जरूर है, उसका रिदम जरूर बताया है, लेकिन देखा जाए ना प्रैक्टिस करते वक्त कि कंडीशन के हिसाब से हमने डिसाइड करना है कि पेशेंट को बस्ती कब देना है, कितना देना है, क्या देना है, तेल वाला बस्ती देना है, काढ़ा वाला बस्ती देना है। कहीं कहीं पहले तेल वाला बस्ती दे के बाद में काढ़ा दिया जाता है, कहीं कहीं पहले सर काढ़ा देकर के बाद में तेल वाली। हाँ जी, इसमें स्टूल के रास्ते, लेटरिन के रास्ते बाहर आएगा। हाँ, स्टोन जो है यूरिन के रास्ते जाएगा बाहर, उसको तोड़ देगा ना, ये दवाई क्या है, तोड़ के उसको खींच देगा, उसको तोड़ेगा, खींचेगा, अनुलोमन कर देगा, तो वो मूत्र स्रोत से बाहर आ जाएगा, यूरिन आएगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ सारे ही यूरिन को निकालने वाले मूत्रल द्रव्य है, पुनर्नवा है, वरुण है, गोखरू है, सारे मूत्रल है। चलिए,